नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य अध्ययन की विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में भौतिक विज्ञान के दो महत्वपूर्ण चैप्टर को कंप्लीट किया जाएगा। इसमें पहला चैप्टर है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी और दूसरा है तरंग गति। इन दोनों चैप्टर से जितने भी पॉसिबल प्रश्न हैं उन सभी को कवर किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी के चैप्टर से। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि ऊष्मा किसे कहा जाता है, यह आपको जानना आवश्यक है। ऊष्मा को इंग्लिश में हीट कहा जाता है। तो याद रखिएगा, वह ऊर्जा जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है उसे ऊष्मा कहा जाता है। यदि आपसे ऊष्मा का मात्रक पूछा जाए एसआई में तो आपका जवाब होगा जूल। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ऊष्मा का एक अन्य मात्रक भी प्रयोग में लाया जाता है जिसको कैलोरी कहा जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो कहां पर होता है। तो याद रखिएगा, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल द्रवों और गैसों में होता है। याद रखिएगा, इसमें पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं। यदि हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो जो आग पर रखी हुई पतीली है जिसमें जल को गर्म किया जा रहा है, तो ये जल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। क्लियर है? तो इस एग्जाम्पल को भी याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उसी ताप पर उबलते हुए जल से, ऐसा क्यों है? तो याद रखिएगा, भाप अर्थात वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है। क्लियर है? इसलिए भाप से हाथ ज्यादा जलता है अपेक्षाकृत उसी ताप पर उबलते हुए जल से। जरा एक एग्जाम्पल से इसको समझिए। मान लीजिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम द्रव्यमान के जल को लिखें और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही 1 ग्राम वाष्प को लें, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम वाष्प में 540 कैलोरी ऊष्मा अधिक होती है। क्लियर है? इसीलिए भाप से हाथ जो है जल की अपेक्षा ज्यादा जलता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम तक ले जाने में कितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, उसे कैलोरी में ज्ञात करिए। देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट याद रखनी होगी कि जो गलन की गुप्त ऊष्मा होती है वो होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, यानी 80 कैलोरी प्रति ग्राम। इसका मतलब एक बात ये स्पष्ट हो गई कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ से जल में परिवर्तन करने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो होगी 80 कैलोरी की। अब हमको जल का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाना है, तो इसमें कितनी ऊष्मा की आवश्यकता हुई? 100 कैलोरी की। और आपको ने अभी पढ़ा था कि वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा है वो कितनी होती है? ज्यादा कितनी होती है? 540 कैलोरी। तो यहां पर 540 कैलोरी, यदि आप तीनों को ऐड करेंगे तो आपको 720 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। क्लियर है? याद रखेंगे इसको। अगला देखिए, इसमें कई फैक्ट सम्मिलित हो चुके हैं। अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यहां पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये एक सूत्र है जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। C/5 इक्वल टू F-32/9। यहां पर C का मतलब सेंटीग्रेड से है और F का मतलब फ़ारेनहाइट से है। एक एग्जाम्पल देखिए और चीजें स्पष्ट होंगी। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए कहा जाए तो आपने सेंटीग्रेड की जगह पर शून्य को रखा, नीचे 5, फिर उसके बाद F-32/9 हो गया। यदि आप 0 में 5 से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर आपने ये रखा, जैसे ही 9 जाएगा 0 से की तरफ तो ये यहां पर भाग में इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, और जब 0 से गुणा होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। और जब ये F-32 है, जब 32 को उधर भेजा जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी F बराबर 32 रिजल्ट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट कितने बराबर होता है? 32। क्लियर है? इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, और इस अगले उदाहरण पे प्रश्न बहुत पूछा जाता है। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस तापक्रम पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं? तो आपका जवाब होता है -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं। जरा आइए इसको प्रैक्टिकली देखिए। आपने देखा कि -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदला जाए तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? -40 आना चाहिए फ़ारेनहाइट में भी, तभी तो दोनों का तापक्रम बराबर हुआ। तो आपने क्या किया कि C की जगह पर -40 रखा, बटे में 5, F-32/9। क्लियर है? 5/40 यानी -8 आ गया। यहां पर F-32/9। अब आपने इसको सॉल्व किया, जब 9 को उधर लेके गए तो 9 × 72 यानी माइनस में 72, और यहां पर जब आपने इधर 32 को भेजा तो 32 प्लस में आया, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो जब आपने 72 में से 32 को माइनस किया तो 40 आपका आंसर आ गया। यहां पर माइनस में 40 आया, यानी आपने देखा कि
40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 फ़ारेनहाइट ये दोनों समान होते हैं। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे आप। आपने प्रैक्टिकली भी इसको देख लिया कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं। अगला देखिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो याद रखिएगा, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान यदि डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो 36.9 डिग्री सेल्सियस। यदि हम इसको फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और यदि हम केल्विन में देखें तो 310 केल्विन होता है एक स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम। देखिए, कई बार आपसे सेल्सियस के मान को केल्विन में भी बदलने के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि के बराबर यानी केल्विन बराबर C प्लस 273। सी का मतलब सेल्सियस, यानी आपने यहाँ पर 36.9 को एक होल फिगर में लिया 37 और इसमें 273 जोड़ा तो रिजल्ट क्या मिला? 310। यानी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापमान केल्विन में है वो 310 होगा। क्लियर है? इसको याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि ठंडे देशों में पारे के स्थान पर जो एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, ऐसा क्यों है? तो याद रखिएगा, जो ठंडे देश हैं वहां पर पारे की अपेक्षा एल्कोहल को तापमापी द्रव में इसलिए वरीयता दी जाती है क्योंकि एल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है, जिससे शून्य से काफी कम तापमान हो जाने पर भी ये द्रव अवस्था में ही बना रहता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, कारण क्या है एक लाइन में? एल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि स्वचालित इंजनों में किसका प्रयोग किया जाता है हिमरोधी के रूप में? यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, एथिलीन ग्लाइकॉल का, यानी स्वचालित ईंधनों में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है हिमरोधी के रूप में, ताकि रेडिएटर में क्या हो? पानी जमे ना। यानी जो इसका मिश्रण होगा एथिलीन ग्लाइकॉल का, इसका हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो जाएगा? घट जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि परम शून्य ताप क्या है? तो याद रखिएगा, परम शून्य ताप सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। क्लियर? याद रखिएगा, इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है। यदि हम परम शून्य ताप को केल्विन में देखें तो ये 0 डिग्री केल्विन, और सेल्सियस की बात की जाए तो ये -273.15 सेल्सियस के बराबर होता है परम शून्य ताप। याद रखेंगे, यहां पर जो भी फैक्ट है वो सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जगह कलेक्शन करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, बस आपको केवल पढ़ना है और समय समय पर रिवीजन करते रहना है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, जब किसी पदार्थ को आप गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है और उसका घनत्व घटता है। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि घनत्व और आयतन में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। ये आप इसके सूत्र से भी देख सकते हैं, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन। अब द्रव्यमान तो चेंज होना नहीं है, अब आप देख रहे हैं कि घनत्व जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है आयतन के। क्लियर है? तो इसलिए किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है, इसका मतलब यह कि उसका घनत्व घटेगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि ढला हुआ लोहा या बर्फ या एंटीमोनी या बिस्मथ या पीतल, इन सभी के गलने पर इनका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा, इनके गलने पर इनका आयतन सिकुड़ता है, यानी इनका आयतन घटता है। तो याद रखेंगे, प्रश्न पूछा गया था बर्फ के लिए कि बर्फ गलने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, उसका आयतन घटता है, यानी वो सिकुड़ता है। तो ये सभी पर लागू होगा, ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमोनी, विस्मथ, पीतल पर। अगला देखिए, अगला प्रश्न जो पूछा जा रहा है थर्मोस्टेट के बारे में। देखिए, जिस दिन आपने उपकरण पढ़ा था पहली या दूसरी क्लास में, उसी दिन आपने थर्मोस्टेट को पढ़ लिया था। थर्मोस्टेट क्या होता है? थर्मोस्टेट वो उपकरण है जो तापमान को स्थिर रखता है। बस सीधी सी बात है, थर्मोस्टेट का मतलब क्या है? तापमान स्थिर रखना। इसका प्रयोग कहाँ होता है? मूल रूप से अगर आप बेसिक प्रयोग देखेंगे तो रेफ्रिजरेटर में इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। यानी रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को रखने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान उचित है। यदि हम इसके संदर्भ में एक अंतरराष्ट्रीय मानक को देखें तो जो अंतरराष्ट्रीय मानक है वो कहता है कि अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें, यहां पर सी की जगह पर एफ होना चाहिए, ठीक है? तो फ़ारेनहाइट में ये मान 36 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 38 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है। और यदि हम बात कर लें सेल्सियस में तो याद रखिएगा 1.7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3.3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस से कम। यानी ये 4 डिग्री सेल्सियस से कम की ही श्रेणी में है। इसका मतलब है कि खाद्य पदार्थ को ताजा रखने के लिए इस टेम्परेचर की आवश्यकता है। तो आप इस पूरे फैक्ट को ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जब सिले हुए बिस्कुटों को थोड़ी देर फ्रिज में रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं, ऐसा क्यों?
सीले हुए बिस्कुटों का मतलब जिसमें नमी आ जाए या जो हवा में लग जाता है तो हो जाते हैं, या बहुत साधारण लैंग्वेज में बहुत व्यवहारिक तौर पर आपने पढ़ा होगा तो कहा जाता है कि बिस्कुट मेहरा गया है, यानी उसमें हवा लग गया है, ठीक है? अब उसको अगर थोड़ी देर तक फ्रिज में रख दिया जाए तो वो कुरकुरे हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता की कमी होती है और वो अतिरिक्त नमी को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। इसीलिए जो सिले हुए बिस्कुट हैं, वो थोड़ी देर में फ्रिज में कुरकुरे हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि आपने देखा होगा कि जब बर्फ के टुकड़े को पेय पदार्थ में डाला जाता है, तो वो पेय पदार्थ ठंडा हो जाता है। पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है? तो याद रखिएगा, जब किसी भी बर्फ के टुकड़े को आप जब पेय पदार्थ में डालते हैं, तो वो बर्फ पिघलने के लिए उस पेय पदार्थ से गुप्त ऊष्मा प्राप्त करता है। और जब पदार्थ से गुप्त ऊष्मा का ह्रास हो जाएगा, तो वो पेय पदार्थ क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। क्लियर है? अगला देखिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो बड़े फ्रिज होते हैं, उसमें प्रशीतक के तौर पर यानी रेफ्रिजरेंट के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो आपका जवाब होगा अमोनिया का। और जो घरेलू फ्रिज है, उसमें किसका प्रयोग होता है? तो उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC का प्रयोग होता है। अब ये प्रश्न उठ रहा है कि बड़े फ्रिज में प्रशीतक के तौर पर अमोनिया का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि अमोनिया को द्रवित करने के लिए उच्च दाब और परिवेश ताप की आवश्यकता होती है। क्लियर है? तो बिल्कुल ये क्लियर कट याद रखेंगे। अगला देखिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि आपने देखा होगा कि जो फ्रिज है, उसमें कई बार क्या होता है, फ्रीजर में बर्फ एकत्रित हो जाती है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये बर्फ क्यों एकत्रित होती है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा, जो आप फ्रिज में खाद्य पदार्थ रखते हैं या जो बर्फ की ट्रे रखते हैं, उससे निकलने वाली जलवाष्प और नमी के कारण फ्रीजर के चारों ओर बर्फ एकत्रित हो जाती है। और फ्रीजर में जब बर्फ एकत्रित हो जाती है, तो इससे फ्रिज की कार्य क्षमता और उसके शीतलन पर प्रभाव पड़ता है। क्लियर है? अब ये प्रभाव क्यों पड़ता है? क्योंकि बर्फ जो है ये दुर्बल चालक है। क्लियर है? अगला देखिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि कृष्ण छिद्र अर्थात ब्लैक होल को दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा, ये जो ब्लैक होल है, इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत प्रबल होता है और इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि ये यहां से प्रकाश को भी नहीं निकलने देता है। क्लियर है? तो जब प्रकाश वहां से नहीं निकल पाएगा तो आप उसको दूरबीन से नहीं देख पाएंगे। क्लियर है? तो कारण क्या है? वहां का प्रबल गुरुत्व क्षेत्र। अगला देखिए। पूछा जा रहा है कि शीशे की छड़ को भाप में रखे जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा, शीशे की छड़ को भाप में रखे जाने पर इसकी लंबाई के साथ साथ चौड़ाई अर्थात व्यास भी बढ़ता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि ठंड के दिनों में आपने देखा होगा कि जब आप सुबह के समय अगर एक लोहे का टुकड़ा है और एक लकड़ी का टुकड़ा है, इन दोनों टुकड़ों को जब आप स्पर्श करते हैं, तो जो लोहे का टुकड़ा होता है वो आपको ज्यादा ठंडा प्रतीत करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, यानी लोहा जो है वो ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, जबकि लकड़ी कुचालक है। क्लियर है? अगला देखिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसके जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा, हवा का तापमान बढ़ने पर जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता अर्थात नमी या आर्द्रता की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है आपसे कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है। ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा, तेज हवा से वाष्पन दर तेज हो जाती है और जो ओस के कण हैं वो वाष्पित हो जाते हैं, इसीलिए तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है। क्लियर है? अगला देखिए। पूछा जा रहा है कि जो एसी है और जो एयर कूलर है, यानी एयर कंडीशनर और एयर कूलर, ये दोनों का काम क्या है? तो याद रखिएगा, ये दोनों तापक्रम और वायु की गति इसको नियंत्रित करते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो एयर कंडीशनर होता है ये आर्द्रता को भी नियंत्रित करता है, लेकिन कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि डेजर्ट कूलर ये किसके द्वारा वायु को शीतल रखता है? तो याद रखिएगा, डेजर्ट कूलर पानी के वाष्पीकरण के द्वारा वायु को शीतल रखता है। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि एसी में किससे एसी के कारण किससे कमरा ठंडा होता है? तो याद रखिएगा, एसी में संपीड़ित गैस से ही कमरा ठंडा होता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि किस कंडीशन में गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा, कम आर्द्रता और अधिक तापमान पर गीले कपड़े जल्दी सूखते हैं। कम आर्द्रता और अधिक तापमान। अगला देखिए। आपसे पूछा जा रहा है कि जल में यदि नमक मिलाया जाए तो क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, जल में नमक मिलाने पर इसका क्वथनांक बढ़ जाता है और इसका हिमांक बिंदु घटता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। यही कारण है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही उबलने लगता है। याद रखिएगा, जब
जल में नमक मिलाते हैं तो इसका क्वथनांक बढ़ जाता है और यही कारण है कि भोजन शीघ्र पकता है। क्लियर है? तो ये बातें बिल्कुल आप याद रखेंगे। यहां से कोरिलेट करके आपसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है? ये भी पूछा जाता है कि ऊंचाई वाले स्थानों पर जल में नमक मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा, जल में मिलाने पर इसका क्वथनांक बढ़ जाता है और भोजन अतिशीघ्र पक जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि थर्मस में प्रयुक्त कांच या स्टील पर किसकी परत चढ़ाई जाती है जिससे पेय पदार्थों को गर्म रखा जाता है। तो याद रखिएगा, इस पर सिल्वर परत यानी सिल्वर प्लाटिंग की जाती है। क्लियर है? आप सभी को मालूम है कि ऐसा बॉटल जिस पर अगर गर्म पानी डाला जाए तो वो काफी समय तक गर्म रहता है, यदि उसमें ठंडा पानी रखा जाए तो वो ठंडा पानी काफी समय तक ठंडा रहता है, उसको कहते हैं, उस थर्मस को कहा जाता है फ्लास्क। क्लियर है? ये जो फ्लास्क है, इसमें दोनों परतों के बीच में वैक्यूम होने के कारण संचालन, संवहन और विकिरण की क्रिया से ऊष्मा की हानि या प्राप्ति नहीं होती है। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल क्लियर कट याद रखेंगे कि फ्लास्क में दो परतों के बीच वैक्यूम होने के कारण संचालन, संवहन और विकिरण की क्रिया से ऊष्मा की हानि नहीं होती है, न तो अतिरिक्त ऊष्मा की प्राप्ति होती है। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि गर्मियों के समय में सफेद रंग का कपड़ा आरामदायक होता है, ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा, जो सफेद रंग है ये ऊष्मा को परावर्तित करता है और जो काला रंग है ये ऊष्मा को अवशोषित करता है। तो जब सफेद रंग ऊष्मा को परावर्तित करेगा तो वो गर्मी में क्या होगा? आरामदायक होगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि पसीने का मुख्य उपयोग क्या है, यानी पसीने का क्या काम है। तो याद रखिएगा, ये शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। याद रखिएगा, एक वयस्क व्यक्ति द्वारा पसीने निकालने की जो दर है वो 2 से 4 लीटर प्रति घंटे या 10 से 14 लीटर प्रतिदिन है। आपने एक प्रश्न और सुना होगा कि पूछा गया है कि पसीने के वाष्पित होने से ठंडक की अनुभव होती है। क्लियर है? यानी अगर आपको पसीना हुआ हो और आप पंखे के नीचे बैठ जाइए तो उसके वाष्पित होने से आपको ठंडक का अनुभव होता है। अगला देखिए, आपसे एक प्रश्न पूछा गया बीईओ के 2019 के प्रीलिम्स एग्जाम में कि जो शरीर से पसीना निकलता है तो जो जल की हानि होती है वो किस पर निर्भर होती है। तो याद रखिएगा, शरीर से पसीना निकलने से जल की हानि वातावरण के ताप और नमी दोनों पर निर्भर करता है। याद रखेंगे। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। तो याद रखिएगा, मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम कैसा रहता है। तो याद रखिए, जब मौसम उमस वाला होता है, यानी एक लाइन में याद रखेंगे, ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि शुष्कता की दशा से निम्न आर्द्रता का बोध होता है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह से जब हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब घटता है और वायुमंडलीय दाब के घटते दबाव के साथ साथ क्वथनांक भी घटता है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत दबाव डालता है लेकिन हमें उस दबाव का अनुभव नहीं होता, ऐसा क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, हमारा रक्त वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक दाब डालता है हमारे ऊपर, इसलिए हमें वायुमंडलीय दाब का अनुभव नहीं होता है। क्लियर है? अगला देखिए, देखिए जब तीर ऊपर की तरफ दिखाया गया तो इसका मतलब बढ़त को दर्शाया जा रहा है और जब तीर नीचे की तरफ है तो इसका मतलब है कमी को बताया जा रहा है। याद रखिएगा, जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो श्यानता कम होती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्लियर है? बस एक लाइन में याद रखना है, अगर तापमान बढ़ाया जाएगा तो श्यानता में कमी आएगी। श्यानता को पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा, प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अधिक दाब के कारण पानी का जो क्वथनांक है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला है, खाना पकाने वाले बर्तन जैसे प्रेशर कुकर हो गया, या आपने देखा होगा तवा की हैंडल जो होती है वो लकड़ी की लगी होती है, ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा, जो प्रेशर कुकर है उसका हैंडल एबोनाइट का होता है और जो तवा का हैंडल होता है वो अधिकतर लकड़ी का होता है, इसलिए क्योंकि ये एबोनाइट और ये लकड़ी ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्लियर है? याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान किस पर डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा, प्रेशर कुकर के अंदर जो उच्चतम तापमान है वो ऊपर के छेद के क्षेत्रफल पर और उस पर रखे गए ढक्कन के वजन पर निर्भर करता है। क्लियर है? यहां से भी सीधे प्रश्न पूछा गया था 2021 प्रीलिम्स में भी। क्लियर है? तो देखिए, प्रश्न रिपीट होते हैं, यदि आपने फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी अगर समझ लिया तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है
कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, आप जानते हैं, ये तो बहुत साधारण बात है कि जब हम सामान्य द्रव को गर्म करते हैं तो आपको पता है कि उसका आयतन बढ़ेगा और घनत्व घटता है। लेकिन पानी की कंडीशन में आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप पानी को गर्म करते हैं तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका आयतन घटता है और घनत्व बढ़ता है। ये क्लियर कट याद रखेंगे। यानी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करने पर इसका आयतन घटेगा और घनत्व बढ़ेगा। लेकिन जब आप 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करते हैं तो फिर ये अन्य समान द्रवों के कारण के समान ही व्यवहार करने लगता है। तब इसका आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। क्लियर है? इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे। अगला देखिए, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि हम जल के तापमान को 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस पर लाएं तो जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आपको इसका आंसर करना है। आपने पिछली क्लास में ये बिल्कुल क्लियर कट पढ़ा था कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व है वो अधिकतम होता है। ये तो आपने पढ़ा था। और आप ये भी जानते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि घनत्व और आयतन में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। यानी अगर घनत्व बढ़ेगा तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि उसका आयतन घटेगा। इसका मतलब आयतन घटेगा। यानी पहला कॉन्सेप्ट क्या निकला कि यदि हम 9 डिग्री सेल्सियस से जब आप 4 डिग्री सेल्सियस पर लाएंगे तो उस समय इसका घनत्व बढ़ेगा और आयतन घटेगा। बेसिकली आपसे आयतन के संदर्भ में पूछा जा रहा है तो आयतन घटेगा। लेकिन जब आप 4 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस पर ले जाएंगे तो यानी अब बर्फ जमने की प्रक्रिया बढ़ेगी। तो जब बर्फ जमने की प्रक्रिया होगी इसका मतलब है कि घनत्व घटेगा, और जब घनत्व घटेगा इसका मतलब आयतन बढ़ेगा। इसका मतलब इस पूरे कॉन्सेप्ट से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब हम जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस पर लाते हैं तो पहले आयतन घटता है और बाद में बढ़ता है। ठीक है, अब आपने ये बिल्कुल समझ लिया कि कब आयतन घटेगा और कब आयतन बढ़ेगा। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो पानी की बोतल है जब आप उसको फ्रीजर में रखते हैं और जब वो बर्फ जम जाता है उसमें तो उसके टूटने का खतरा रहता है। यानी बोतल के टूटने का खतरा होता है। ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा, जब बर्फ जमेगी तो उसका आयतन बढ़ेगा और आयतन बढ़ने से उस बॉटल के टूटने का खतरा रहता है। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम साफ मेघ रहित रात को देखें और एक रात ऐसी हो जो मेघाच्छादन हो, यानी जब क्लाउडी एटमॉस्फेयर हो, तो जो क्लाउडी एटमॉस्फेयर वाली रात होती है वो साफ रात की अपेक्षाकृत ज्यादा गर्म होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी द्वारा ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अब जब ये ऊष्मा उत्सर्जित होकर जाती है तो जो क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, यानी जब बादल हैं, तब ये बादल उस ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं और वो ऊष्मा परावर्तित होकर फिर से पृथ्वी पर आती है और क्या करती है, उस रात को और गर्म कर देती है साफ रात की तुलना में। क्लियर? साफ रात का मतलब जब मेघ न हो। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सतहों पर जो प्रकाश का परावर्तन की क्षमता है उसको क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, सतहों द्वारा प्रकाश को परावर्तित करने की जो क्षमता है उसको अल्बीडो कहा जाता है। क्लियर? यानी अल्बीडो क्या है? सतहों द्वारा प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता है। याद रखिएगा, लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है सफेदी यानी व्हाइटनेस। और एक बात महत्वपूर्ण है जो आपसे पिछली बार पीसीएस में पूछी गई थी, याद रखिएगा बर्फ का एल्बिडो जो है ये उच्च होता है। अब यहां पर बर्फ का एल्बिडो उच्च का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि बर्फ की सतहों के द्वारा जो प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता होती है वो क्या होती है? उच्च होती है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि शीत प्रकोष्ठ यानी जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उसमें भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं। ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा, जो शीत प्रकोष्ठ होते हैं यहां पर कम ऑक्सीजन और कम श्वसन दर होती है। यानी कम ऑक्सीजन और कम श्वसन दर की स्थिति बनी रहती है, इसीलिए भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं। क्लियर है भाई? अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और श्वसन दर रहेगी तब तो उनके खराब होने का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि मान लीजिए कि हाइड्रोजन से भरा कोई पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी से वायुमंडल में भेजा जाए तो क्या होगा। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन से भरा पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी से वायुमंडल में जाने पर उस गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होती है। अब गुब्बारे के आमाप में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि ऊंचाई पर जाने से वायु का घनत्व कम हो जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऊनी रेशा किसका बना होता है। तो याद रखिएगा, जो ऊनी रेशा होता है ये एक विशेष प्रोटीन का बना होता है। अब एक बात और याद रखिएगा, ये आप जानते हैं कि जो ऊनी रेशा ये ऊष्मा का कुचालक होने का कारण क्या है। तो याद रखिएगा, इनके ऊष्मा का कुचालक होने का कारण इन रेशों के मध्य स्थित हवा है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, ऊनी रेशे विशेष प्रोटीन से बने होते हैं और इनका ऊष्मा का कुचालक होने का कारण इन रेशों के मध्य स्थित हवा के कारण है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि हम तापमान को बढ़ाएं
तो वायु में ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, जब आप तापमान को बढ़ाएंगे तो वायु में ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा, और आर्द्रता बढ़ाने पर भी वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। इट मीन्स आर्द्रता और तापमान बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं होता है। यह भी बिल्कुल आप क्लियर कट याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि यदि हम फ्रिज के दरवाजे को किसी कमरे में खुला छोड़ दें तो उस कमरे के टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो याद रखिएगा, फ्रिज का दरवाजा किसी कमरे में खुला रखने पर उस कमरे का तापमान बढ़ जाता है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न ऊर्ध्वपातन से संबंधित है। पहली बात तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो गर्म करने पर यदि कोई ठोस पदार्थ सीधे वाष्प में बदल जाए तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ऊर्ध्वपातन करने वाले पदार्थ के नाम कभी कभी एग्जाम्पल में पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, कपूर है और नेफ्थलीन है। ये सभी ऊर्ध्वपातन करने वाले पदार्थ हैं। अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर और नेफ्थलीन याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो चैप्टर है वो है तरंग गति से संबंधित। क्लियर है? सबसे पहले तो ये बिल्कुल स्पष्ट रखिए कि जो तरंग गति होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है यांत्रिक तरंगे और दूसरी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे यांत्रिक तरंगों की। यांत्रिक तरंगे किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ जो बिना अपना स्वरूप बदले एक निश्चित चाल में आगे बढ़ता है। क्लियर है? यानी यांत्रिक तरंगे किसी भौतिक माध्यम में वह विक्षोभ जो बिना अपना स्वरूप बदले एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। एक बात और याद रखिएगा कि यांत्रिक तरंगों के द्वारा केवल ऊर्जा और संवेग का संचरण होता है, द्रव्य का नहीं। यह भी बात क्लियर कर। यदि हमको यांत्रिक तरंगों के उदाहरण देखना है तो आप जल की तरंगों में देख सकते हैं, ध्वनि की तरंगों में और स्प्रिंग की तरंगों में इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगला देखिए, आगे बात करेंगे यांत्रिक तरंगों के प्रकार पर। याद रखिएगा, जो यांत्रिक तरंगे हैं ये दो प्रकार की होती है। एक होती है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंग। सबसे पहले बात करेंगे अनुप्रस्थ तरंग की, और ये देखने का प्रयास होगा कि अनुप्रस्थ तरंगों से कितने प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि जो अनुप्रस्थ तरंग है इसको इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। क्लियर है? याद रखिएगा, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। याद रखेंगे, इसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं अनुप्रस्थ तरंग में। यदि उदाहरण देखना हो तो तनी हुई डोरी में जो कंपन हो रहा है ये अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। इसमें जो माध्यम के कण हैं वो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अगला देखिए, याद रखिएगा, जो अनुप्रस्थ तरंग है वो अगर प्रॉपर तरीके से चलने की बात हो तो केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती है जिसमें दृढ़ता होती है। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप याद रखिए, जैसे अभी आपने देखा कि तनी हुई डोरी में जो कंपन हो रहा है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि गैसों में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि यदि हम द्रव में अनुप्रस्थ तरंग की बात करें तो द्रव में अनुप्रस्थ तरंग उसके भीतर नहीं केवल तल पर ही बन सकती है, और जो भीतर तरंग होती है वो कौन सी होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि जो पानी की सतह होती है उस पर जो उत्पन्न तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। यानी द्रव में जो अनुप्रस्थ तरंग है वो केवल तल पर बनती है, ठीक है, भीतर नहीं। भीतर कौन सी तरंग? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। बिल्कुल क्लियर कट। एक बात और याद रखिएगा, ये जो अनुप्रस्थ तरंग है ये विद्युत चुंबकीय हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल के स्वरूप आप प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं? विद्युत चुंबकीय, ठीक है। और प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे विद्युत चुंबकीय हो सकती हैं। याद रखिएगा, जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं इसमें गर्त और श्रृंग इनकी स्थिति बनती है। क्लियर है? जो उठा हुआ भाग होता है उसको आप श्रृंग कहते हैं और जो नीचे धसा हुआ पार्ट है उसको आप गर्त कहते हैं। क्लियर है? यानी श्रृंग और गर्त की स्थिति किसमें बनती है? अनुप्रस्थ तरंगों में। यहां पर एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है। याद रखिएगा, यहां पर दो लगातार श्रृंगों या गर्तों के बीच की जो दूरी है उसको तरंगदैर्ध्य कहते हैं। यानी दो लगातार श्रृंगों या दो लगातार गर्तों के जो बीच की दूरी है उसको आप तरंगदैर्ध्य कहते हैं। दूसरे संदर्भ में आप ये कह सकते हैं कि कण के एक कंपन पूरा किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसको तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। क्लियर है? ये बात याद रखेंगे, यहां से प्रश्न सीधे आपके यहां पूछे जा चुके हैं। अगला देखिए, अगला आ रहा है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग को इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। याद रखिएगा, इसमें माध्यम के कण जो हैं ये तरंग के संचरण की दिशा के समांतर कंपन करते हैं, ठीक है। समानांतर कंपन किसमें होता है? अनुदैर्ध्य तरंग में। और लंबवत कंपन किसमें होता है? अनुप्रस्थ में। क्लियर है? याद रखिएगा, अनुदैर्ध्य तरंगों में संपीडन और विरलन की स्थिति बनती है। क्लियर है? और याद रखिएगा, यहां तरंगदैर्ध्य किसे कहेंगे? एक संपीडन और उसके नजदीक के संपीडन के बीच में जो दूरी होगी उसको तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। क्लियर है?
यहाँ एक बात और याद रखिएगा, ये जो अनुदैर्ध्य तरंग है, ये सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है, अर्थात ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न की जा सकती है। यदि उदाहरण देखना हो तो अनुदैर्ध्य तरंग का आप उदाहरण ध्वनि तरंगों को देख सकते हैं, या जो भूकंप की पी तरंगे हैं वो भी अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। क्लियर? ये हमेशा यांत्रिक होती है। क्लियर? तो ये बात बिल्कुल आप क्लियर कट याद रखेंगे, यानी जो अनुदैर्ध्य तरंगे ये हमेशा यांत्रिक होती हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं हो सकती हैं। लेकिन अनुप्रस्थ तरंग के बारे में आपने पढ़ा था कि ये विद्युत चुंबकीय हो सकती हैं। क्लियर है? याद रखेंगे, यानी जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो विद्युत चुंबकीय और यांत्रिक दोनों हो सकती हैं, जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं वो केवल यांत्रिक होती हैं। याद रखेंगे। अगला देखिए, अब हम बात कर लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की। विद्युत चुंबकीय के तरंगों के संदर्भ में एक बात बिल्कुल क्लियर कट याद रखिएगा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे इनके लिए संचरण हेतु माध्यम की अनिवार्यता नहीं होती है। उदाहरण ले लीजिए प्रकाश तरंगों का। आप ये जानते हैं कि प्रकाश तरंगों की वेग सर्वाधिक निर्वात में होती है, यानी कि निर्वात में माध्यम तो है नहीं, तब भी संचरण हो रहा है। इसका मतलब यह है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप प्रकाश तरंगों का दे देंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण में आप रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, गामा तरंगे, ये सभी जो किरणें हैं ये क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपके आयन मंडल या आयनोस्फीयर से संबंधित है। अब देखिए, याद रखिएगा, इसकी जो ऊंचाई है, जिस ऊंचाई पर ये मंडल मिलता है, ये है 80 से लेकर 100 किलोमीटर की ऊंचाई। याद रखिएगा, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो दीर्घ रेडियो तरंगे हैं वो किस मंडल से परावर्तित होकर आती हैं। तो याद रखिएगा, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर से परावर्तित होती हैं। क्लियर है? यहां एक बात और याद रखिएगा कि आयन मंडल में जो हवा है वो विद्युत आवेशित होती है। यहां पर एक बात और, इस प्रश्न को दूसरी तरह से भी पूछा जाता है कि जो बेतार के तार संपर्क हैं जो पृथ्वी के धरातल से है वो आयन मंडल से ही परावर्तित होते हैं। क्लियर है? यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि चंद्रमा पर दो व्यक्ति बात करते हैं तो वो एक दूसरे की बात सुन नहीं सकते हैं, ऐसा क्यों? या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा गया था एक बार कि मान लीजिए कि वहां पर एक विस्फोट होता है तो उन व्यक्ति को क्या दिखाई देगा? तो प्रकाश तो दिखाई देगा, उजाला तो दिखाई देगा, लेकिन आवाज नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है वहां वो क्या है? निर्वात है, और निर्वात में जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो गति नहीं कर सकती हैं, लेकिन जो प्रकाश तरंगे हैं वो निर्वात में गति कर सकते हैं। क्लियर है? इसीलिए चंद्रमा पर यदि दो व्यक्ति एक दूसरे से बात करेंगे तो उनकी आवाज नहीं सुनाई देगी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में गति नहीं करती हैं। अगला पूछा जा रहा है कि कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं। तो याद रखिएगा, कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति के समान गमन करते हैं। क्लियर है? याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न जो है वो सूक्ष्म वेव से संबंधित है। क्लियर है? याद रखिएगा, सूक्ष्म वेव को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोवेव्स। सबसे पहले तो सूक्ष्म वेग से संबंधित कुछ बातों को ध्यान में रखिए। जो सूक्ष्म वेव्स हैं इनकी आवृत्ति की बात की जाए तो ये 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज के मध्य होती हैं। दूसरी बात, जो सूक्ष्म तरंगे हैं यानी माइक्रोवेव्स हैं, इनका प्रयोग दूरसंचार में, सैटेलाइट फोन में और डीटीएच में होता है। याद रखिएगा, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग माइक्रोवेव ओवन में भी होता है। क्लियर है? देखिए, यहां से व्यवहारिक प्रश्न आपके यहां बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान में रखेंगे। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो सूक्ष्म तरंगे हों या जो बहुत उच्च आवृत्ति की तरंगे हों, जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में VHF कहते हैं यानी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, या जो परा उच्च आवृत्ति की तरंगे हों जिनको आप शॉर्ट फॉर्म में UHF कहते हैं यानी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, इनकी तरंगे साधारणतया अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचारित की जाती हैं। तो याद रखेंगे, सूक्ष्म तरंगे, बहुत उच्च आवृत्ति की तरंगे, परा उच्च आवृत्ति की तरंगे, ये तरंगे साधारणतः अंतरिक्ष तरंगों के रूप में संचारित की जाती हैं। और इसके साथ साथ सूक्ष्म तरंगों के जो अतिरिक्त फैक्ट्स हमने आपको बताएं वो भी आप इसमें ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि जो एक्स किरणें हैं वो क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन करते हैं। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, एक्स किरणों के द्वारा, विवर्तन के द्वारा, एक्स किरणों के विवर्तन के द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया था? आपसे प्रश्न पूछा गया था कि क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किसके द्वारा होता है? तो आपका जवाब होगा एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा। अगला है, पूछा जा रहा है कि रडार, जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे विशेष तौर पर रेडियो तरंगे होती हैं, इसके द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? तो याद रखिएगा, रडार जिसमें विशेष तौर पर रेडियो तरंगे होती हैं, इसकी सहायता से स्थिर या गतिमान वस्तु की ऊंचाई, रेंज, दिशा या गति का पता लगाया जाता है। गतिमान की बात करें तो इसमें वायुयान का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। यानी वायुयान की ऊंचाई, दिशा, गति, इनका पता कैसे लगाते हैं? इनका पता रेडियो तरंगों की सहायता से लगाया जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो औरक्त तरंग से संबंधित।
याद रखिएगा औरक्त तरंग को इंग्लिश में इंफ्रारेड वेव्स कहा जाता है, यानी जो औरक्त तरंगे हैं उनको इंग्लिश में इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं। याद रखिएगा औरक्त तरंग को ऊष्मीय किरण भी कहा जाता है। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग तापीय चित्रण में होता है। जैसे आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट वगैरह पर टेम्परेचर को चेक करने के लिए, या बहुत पहले जब स्वाइन फ्लू वगैरह आया था तब भी एयरपोर्ट पे जो तापीय चित्रण हो रहा था वो उसमें कौन सी तरंग प्रयोग हो रही है? औरक्त तरंग। क्लियर है? यहां पर एक बात और ध्यान में रखिए कि ये जो औरक्त तरंग है ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए भी महत्वपूर्ण किरण है। क्लियर है? याद रखिएगा औरक्त तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है। क्लियर है? दूसरी बात, यानी ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के जो प्रकार आपने देखे थे उसमें आप औरक्त तरंग को भी याद रखेंगे। इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो दृश्य प्रकाश से अधिक होता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि हम औरक्त तरंग के कुछ प्रयोग को देखें तो याद रखिएगा लक्ष्य को ढूंढने, निरीक्षण करने में या रात्रि दृष्टि में सैनिकों के द्वारा औरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे यहां से एक प्रश्न बना था कि रात्रि दृष्टि में किस तरंग का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा रात्रि दृष्टि में सैनिकों के द्वारा औरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि जो टेलीविजन दर्शक हैं वो जो उनके यहाँ डिश एंटीना लगा रहता था पहले, उसमें बरसात के समय में सिग्नल कैच नहीं होता था। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए था क्योंकि एंटीना छोटे होते थे और वर्षा की जो बूंदें हैं वो रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं और साथ ही साथ ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित कर देती थी। इसीलिए बरसात के समय में सिग्नल प्रॉपर नहीं मिलता था। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो एफएम है इसका प्रसारण के लिए जो प्रयुक्त आवृत्ति बैंड है उसका परास कितना है? तो याद रखिएगा एफएम के प्रसारण में जो प्रयुक्त आवृत्ति बैंड है उसका परास 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज तक है। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो आंतों के रोगों का निदान है उसमें किस किरण का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा आंतों के रोगों के निदान में एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो आपका जवाब होगा विल्हम रोंटिजेन ने। ये जो विल्हम रोंटिजेन साहब हैं इन्होंने जो ये एक्स किरणों की खोज की थी, ये एक्स किरणों की इन्होंने खोज 1985 में की थी। याद रखेंगे यहां पर हाइड हो गया, ये इन्होंने 1985 में इसकी खोज की थी। याद रखिएगा भौतिक का प्रथम नोबेल पुरस्कार विल्हम रोंटिजेन को ही मिला था। ये भी बात बिल्कुल आप क्लियर कट याद रखेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो सिटी स्कैन होता है, सिटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें भी एक्स किरण का प्रयोग होता है। यदि हड्डियों का मानचित्रीकरण की बात की जाए तो इसमें भी एक्स किरणों का उपयोग होता है। याद रखिएगा रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि जगहों पर जो सुरक्षा जांच होती है उसमें भी एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, आगे औरक्त किरणों के कुछ और अन्य उपयोग बताए गए हैं। ऊपर आपने औरक्त किरणों के कुछ उपयोग देखे थे, जैसे रात्रि दृष्टि में सैनिकों के द्वारा औरक्त तरंग का प्रयोग होता है। इसके अलावा आपने तापीय चित्रण में देखा था, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो महत्वपूर्ण किरण है वो औरक्त किरण आपने देखी थी। ये भी आपने जाना था कि विद्युत चुंबकीय तरंग का ही एक प्रकार है औरक्त तरंग। और आपने ये भी जाना था कि जो औरक्त तरंग का तरंग दैर्ध्य है वो दृश्य प्रकाश से अधिक होता है। ठीक है, इतनी बातें आपने औरक्त तरंगों के बारे में अभी ऊपर पढ़ी थी। जरा इसके कुछ और उदाहरण को देख लीजिए, क्योंकि देखिए जो प्रैक्टिकल चीजें हैं ना उसी से कोरिलेट करके आपके यहाँ प्रश्न पूछा जाता है। जैसे रात्रि में देखने वाला जो दूरबीन होता है उसमें इन किरणों का प्रयोग है, प्रक्षेपास्त्र के सेंसर में इनका प्रयोग है, टीवी के रिमोट में, याद रखिएगा यहां से बहुत प्रश्न बना है, टीवी के रिमोट में जो तरंगे होती है वो कौन सी होती हैं? औरक्त किरणें होती हैं, यानी इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। औरक्त फोटोग्राफी में इसका प्रयोग होता है, पुरानी लिपियों को पढ़ने में, असली दस्तावेज के अक्षरों की पहचान में इनका प्रयोग होता है, मोटापा घटाने की युक्ति जैसे जो साउना बेल्ट होती है उसमें औरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है, शरीर की मालिश में प्रयोग होता है, चोट की सेकाई में इसका प्रयोग होता है। याद रखिएगा कुछ सांप की आंखें जो होती हैं वो औरक्त किरणों के प्रति संवेदनशील भी होती हैं। तो इतनी बातें आप औरक्त किरणों के संदर्भ में और अतिरिक्त याद रखेंगे, यहां से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला देखिए, अगली बात करेंगे परावैंगनी किरणों की, यानी अल्ट्रावायलेट रेज की। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए और आप सभी जानते हैं कि जो सूर्य के प्रकाश में परावैंगनी किरणें होती हैं वो हमारी त्वचा के लिए काफी हानिकारक होती हैं। इसीलिए जो ओजोन परत होती है वो इन परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। साथ ही साथ जो कम आवृत्ति की किरणें हैं वो आती हैं और वो हमारे विटामिन डी के लिए स्रोत के तौर पर होती हैं। ठीक है, इन किरणों की त्वचा पर पड़ने पर विटामिन डी बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। क्लियर है? इसके अलावा परावैंगनी किरणों को घी की शुद्धता जांचने, जाली करेंसी को जांचने में किया जाता है। साथ ही साथ बार कोड को पढ़ने या लिखने में, जाली दस्तावेज में अंगूठे के निशान के जांच में, ओएमआर पढ़ने में, फास्फर से टकराकर दृश्य प्रकाश पैदा करने में भी परावैंगनी किरणों का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा
पराबैंगनी किरणों को मनुष्यों के द्वारा तो नहीं देखा जा सकता है, लेकिन मधुमक्खी और बर्रे इन किरणों को देखने की क्षमता रखते हैं। इतनी बातें आप यहाँ पर पराबैंगनी किरणों के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला है गामा किरणें। याद रखिएगा, जो गामा किरणें हैं ये रक्त कैंसर की खोज तथा कैंसर युक्त कोशिकाओं को खोजने में सहायक है। कौन? गामा किरणें। याद रखिएगा, शल्य प्रक्रियाओं के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं उनको रोगाणु मुक्त करने में भी गामा किरणें उपयोगी होती हैं। याद रखिएगा, खाद्य प्रक्रियाओं को रोगाणु मुक्त बनाने में भी गामा किरणों की उपयोगिता होती है। देखिए, जो अभी आपने विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात पढ़ी है, यहां पर एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है एक क्रम को बनाने के लिए। अब वो क्रम किस आधार पर होगा? तो वो क्रम होगा घटती आवृत्ति या घटती ऊर्जा या बढ़ते तरंग दैर्ध्य के क्रम में। यानी यहाँ जो क्रम से विद्युत चुंबकीय किरणों के नाम दिए गए हैं, ये क्रम जो है ये घटती आवृत्ति, घटती ऊर्जा और बढ़ते तरंग दैर्ध्य के संदर्भ में। क्लियर है? इसमें सबसे पहला है गामा किरणें, दूसरा है एक्स किरणें, तीसरा है पराबैंगनी, चौथा है दृश्य प्रकाश, उसके बाद है आरक्त किरणें और उसके बाद आता है रेडियो तरंगे। क्लियर है? ये इनका सही क्रम है। आप जरा इनकी किरणों के खोजकर्ताओं के नाम भी देख लीजिए। जैसे गामा किरणों की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने। यहां से भी सीधे प्रश्न बनता है। एक्स किरणों की खोज रोंटेजेन ने। पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर या इसको राइटर के नाम से भी पढ़ा जाता है। दृश्य प्रकाश की खोज न्यूटन के द्वारा। आवर्त किरणों की खोज विलियम हार्सेल के द्वारा। क्लियर है? तो इसको याद रखेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो तरंग का वेग होता है वो तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है? तो इतनी बातें आप तरंग से संबंधित चैप्टर में जरूर ध्यान में रखेंगे। इस प्रकार आपके ये दोनों महत्वपूर्ण चैप्टर कंप्लीट हो गए। अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।